हाँ भाई, क्या हालचाल? बढ़िया। मैं किसी को जानता हूं यहाँ पे या कोई मुझे जानता है? मैंने कुछ लोगों को तो देखे देखे से लग रहे हैं, कुछ अनदेखे अनजाने से लग रहे हैं। वैसे मेरा नाम तो पता ही होगा ना आपको कि नहीं पता है? सामरिया, अमित सामरिया। हाँ, तो आपको पता है अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और आप सभी लोग फाउंडेशन पास करके आए हैं। पास कर लिया? अच्छा, डायरेक्ट एंट्री। चलो, तो पेपर जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इंटरमीडिएट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर। ठीक है ना? अब देखिए, ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये जो पेपर है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया पेपर नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली 11th से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, 12th में भी आप अकाउंट्स पढ़ते हैं। जो लोग साइंस स्टूडेंट रहे हैं, यदि कॉमर्स नहीं था तो बात अलग है, वरना 11th 12th से पढ़ते ही हैं। फिर फाउंडेशन लेवल पर भी अकाउंट्स आप पढ़ते हैं। ये और जो लोग डायरेक्ट एंट्री से हैं तो उन्होंने तो और बीकॉम में, मतलब डायरेक्ट एंट्री मतलब बीकॉम कर लिया। बीकॉम की डिग्री, वैसे तो प्रोफेशनल डिग्री के सामने इंडिया में वैल्यू नहीं है बीकॉम की, लेकिन नाम देखो आप, सीए में तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, क्या वह नाम है? और एमकॉम कर ले कोई तो ऐसा लगता है कि वो विश्व गुरु है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। क्या है वो? मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो नाम खतरनाक है। तो बीकॉम में भी आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स, ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। और जनरली बोल रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है, जनरली प्रैक्टिकल होने की वजह से लोगों को इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और इस सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ये फेवरेट भी कई लोगों का होता है, कुछ लोगों का। कुछ लोग बोलते हैं बेकार है अकाउंट्स, ठीक है ना? लेकिन जनरली ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है। अच्छा, एक और बात, जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, इंटरमीडिएट है अभी, फिर फाइनल में आप जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, सीए में बन जाएंगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो यार वहां पर आपका सेगमेंट कोई सा भी हो, आपका सेगमेंट कोई भी हो, आप इनडायरेक्ट टैक्स में जाते हैं, आप टैक्सेशन में जाते हैं, आप लॉ फील्ड में जाते हैं, आप कॉस्ट मैनेजमेंट में जाते हैं, किसी में भी, लेकिन ये पेपर एक ऐसा पेपर है जिसका आपको वर्किंग और एक्सपर्ट नॉलेज दोनों होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली कॉमर्स सब्जेक्ट की जो आत्मा है, दैट इज अकाउंटिंग एंड दैट इज मोर प्रिसाइजली बोलूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है? चूंकि आज पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, और मैं ये बताऊंगा कि आने वाले समय में आपको पढ़ना कैसे चाहिए। सीएमए के स्टूडेंट कुछ बेसिक गलतियां करते हैं, वो मैं बताता हूं। एक कोर्स और होता है सीए, आपने सुना होगा। तो सीए और सीएमए बिल्कुल लगभग सिमिलर कोर्सेज हैं, लेकिन इनका जो लेवल ऑफ नॉलेज है, लेवल ऑफ सिलेबस है, वो थोड़ा अलग अलग है। तो कई सारे स्टूडेंट्स, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए खास बोलूंगा, कई सारे स्टूडेंट सीए वालों के साथ ही सीए में पढ़ते हैं, ठीक है ना? सीए वालों के साथ कई जगह मैंने देखा, ऑनलाइन में भी कॉमन बैचेस भी चलते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी अपने को नहीं करना, अपने को सीए के हिसाब से बिल्कुल नहीं सोचना है। ऐसा नहीं कि हमको डिग्रेड, नो। सीए में जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो अपने आप में बहुत रेप्यूटेड, बहुत रेस्पेक्टेबल कोर्स है, उसको किसी से कंपैरिजन की कोई जरूरत नहीं है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि सीएमए इज इक्विवेलेंट reputed course as compared to CA also. क्लियर? तो हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली सीएमए स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICMAI, ये हमारे भगवान का नाम है। हमारे भगवान का नाम क्या है? ICMAI, और कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना? एज ए स्टूडेंट आपको ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, उसका जो स्टडी मटेरियल हमारा है, क्लियर है? हमें उस स्टडी मटेरियल पे पूरी तरह फोकस करना है, हमें इधर उधर की दुनिया पे कोई ध्यान देना ही नहीं है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये अकाउंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल है, सारे सब्जेक्ट्स पर ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर मैं यह बोलना चाहूंगा कि भाई, आपने इतने सालों से आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अगर ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता, आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना? भाई, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको समझाना बहुत आसान है। इवन जिसको सब कुछ आता है,
उसको भी पढ़ाना आसान है, समझाना आसान है। जिसको सब पता है उसको भी पढ़ाना आसान है, समझाना आसान है। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आसान है। लेकिन जिसको कुछ कुछ होता है, मतलब कुछ कुछ आता है, जिसको कुछ कुछ आता है, जैसे आपको अकाउंट्स में मेरे हिसाब से कुछ कुछ आता है, क्लियर है, तो आपको मुझे मेरे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो आपने आज तक पढ़ा उसमें जो कमियां हैं मुझे उसको भी सुधारनी है। और जो अभी आप पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट का कोर्स है, बीच वाला लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, ये बीच का है और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमीडिएट में जो सिलेबस में है मैं आपको वो भी ढंग से पढ़ाऊं। और इसके अलावा इंटर के जस्ट बाद आप कहां पहुंच जाएंगे? फाइनल लेवल पर। तो फाइनल लेवल पर पहुंचने के लिए भी एक लेवल चाहिए बॉस। तो आपको ऐसा यहां पढ़ना पड़ेगा कि आपको फाइनल तक कोई दिक्कत ना आए। इज दिस क्लियर? तो जो कमियां, तो मेरे हिसाब से तो मैं मानता हूं, हो सकता है कोई ईगो पे लेके बुरा भी मान जाए कि नहीं सर ने ऐसा कैसे बोल दिया, क्या बदतमीजी चल रही है ये। मेरे हिसाब से आप माइनस में हैं अकाउंट्स में। मेरे हिसाब से आप 0 पे नहीं, माइनस में हैं। हो सकता है आपके 100 में से 100 भी आए हो, आई डोंट, मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी, लेकिन मेरे हिसाब से माइनस में है, ठीक है ना। मैं आपको पहले 0 पे लेकर आऊंगा, या आप 0 पे आएंगे तो मैं आपको फिर प्लस में लेके आऊंगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? पढ़ने के देखिए 2 तरीके होते हैं। एक तो मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को देखा है वो रटते हैं, क्रैमिंग करते हो आप लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी। मुझे अब देखिए, मैं आपसे आज पहली बार मिला हूं, मैं आपको ज्यादा जानता नहीं हूं, आप मुझसे पहली बार मिले हैं, आप मुझे शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे बारे में, ठीक है ना। लेकिन मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट भी रटते हैं, क्रैम करते हैं, यहां तक कि जर्नल एंट्रीज को याद किया जाता है, ठीक है, लर्न करते हैं एंट्रीज को। तो आपको कोई चीज याद करना अच्छी बात है, लेकिन बिना समझे बिना सोचे बस याद कर लेना ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड रटना। और समझ के याद करना, समझ लो एक बार, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर याद हो जाए तो अच्छी बात है, फिर तो याद हो जाए अच्छी बात है, टाइम रटी हुई है कोई चीज तो, लेकिन समझने के बाद। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आपको कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए। अच्छा, इंटरमीडिएट में एक खास बात और है, कई सारे टॉपिक्स आपके बेसिक वाले फिर से हैं। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा हुआ है? अरे बोलो ना, तो वो यहां पर भी है। आई थिंक फाइनल अकाउंट सबका पढ़ा हुआ है, वो यहां पर भी है। क्लियर है? कई टॉपिक, इवन 11-12 से देखे तो सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं, पार्टनरशिप भी तो पढ़ी हुई है, वो यहां पर भी है। तो अल्टीमेटली कुछ नया थोड़ी है, लगभग सारे चैप्टर्स वही हैं लगभग जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका लेवल, उनका पेपर का पैटर्न, तरीका, वो सारी बातें अलग हैं कुछ। क्लियर है? तो देखिए, मैं अभी आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, थोड़ा सा मैं आगे जाकर आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा कि पेपर पैटर्न क्या है, वो सब आपको पता है भी और नहीं भी पता है तो हम डिस्कशन टाइम टू टाइम करेंगे उसको लेकर। क्लियर? टॉपिक कौन कौन से हैं वो सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको मैं कोर्स का दूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ आज जो फंडामेंटल बातें करना चाहता हूं वो करेंगे सबसे पहले। क्लियर है? और लास्ट में मैं कुछ नोट करवाऊंगा आपको। जब मैं समझाऊंगा ना, तब किसी को कुछ भी नोट नहीं करना है, और जब मैं नोट करवाऊंगा तो फिर कुछ समझना नहीं, फिर नोट कर लेना चुपचाप, है ना। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको पहले ध्यान से सुनो। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना क्या है, ध्यान दें। अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन जो होती है वो होती है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बोलो डेफिनेशन क्या है सभी लोग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग क्या है बोलो? बिजनेस की भाषा। भाषा क्या होती है मालूम आपको? जिसमें हम एक दूसरे को समझते हैं, समझाते हैं। अरे मैं कुछ समझा रहा हूं तो एक भाषा में समझा रहा हूं ना आपको। तो बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस में ये बुक्स ऑफ अकाउंट देख के तो पता चलता है। अगर आप किसी बिजनेस की बुक्स देखोगे तो कितनी परचेज है, कितनी सेल है, कितना परचेज रिटर्न, कितना सेल रिटर्न, कितनी एसेट, कितनी लायबिलिटी, कितनी लोन लिया, कितना लोन वापस किया, कितना इंटरेस्ट लगा, कितनी सैलरी, कितनी इनकम, कितने एक्सपेंस आया ना। तो अकाउंट्स देखकर पता चलता है बिजनेस में क्या चल रहा है। तो इसीलिए अकाउंटिंग की जो सबसे पहली डेफिनेशन आपको पढ़नी चाहिए है वो है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आए।
अगर मैं अपना लेक्चर यहां पर अभी तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ लैंग्वेज में शुरू कर दूं तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं। भाषा तो ऐसी होनी चाहिए भाई, अंकित भाई, भाषा तो ऐसी होनी चाहिए जो सभी के समझ में आए। तो इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिन्हें कहते हैं प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? और वो प्रिंसिपल चूंकि अकाउंटिंग के हैं इसलिए उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या कहते हैं? और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सभी ने अपना लिए हैं, सभी ने, इसलिए उनको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। क्या कहते हैं? गैप। इज दिस क्लियर? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर क्या बनाए हैं? प्रिंसिपल्स। क्या बनाए हैं? वो अकाउंटिंग के हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? और वो चूंकि सभी ने अपना लिए इसलिए उसे क्या कहते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब है ऐसे सिद्धांत। देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका कुछ प्रिंसिपल है, कुछ नियम है। अरे हाँ या ना? अरे भैया, आप अगर मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं तो वहां सिद्धांत है कि वहां सबको यूनिफॉर्म कॉमन ड्रेस होगी सबकी। हर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके नियम है। आप लोग बोले शतरंज खेलना है, बोले हम चारों खेलेंगे। चारों कहां से खेल लोगे? दो ही खेलते हैं उसमें। नहीं, हम तो चार खेलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज के कुछ नियम है, प्रिंसिपल्स हैं। तो अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हाँ है ना? तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को कहा गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और वो सभी ने अपना लिए हैं, सभी ने, इसलिए उसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है? इन्हीं प्रिंसिपल जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपने पढ़े भी हैं कहीं ना कहीं, इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड अकाउंटिंग चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। इज दिस क्लियर? अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या ये बात समझ में आपको आती है? अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनना। मैं पहले नाम लेता हूं, आपने सुना होगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी सुना है? मनी मेजरमेंट, अरे बोलो हाँ या ना? एक्रूअल, अकाउंटिंग पीरियड, गोइंग कंसर्न, अरे सब पढ़ा है ना आपने? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ध्यान दें। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? कुछ पूछना है? हाँ, सुनो ध्यान से। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मेरी बात सुनना पहले। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखिए ये जो आपने पढ़ा है ना वो सही है, लेकिन वो कुछ अधूरा है। क्या है वो? अब मैं उसको पहले पूरा करूंगा, पहले जीरो पे लाऊंगा आपको। क्लियर? वरना अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपसे पूछें तो अकाउंटिंग क्या वो एक रटी रटाई डेफिनेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मुझे पता है, ठीक है ना? नहीं, वो तो बात की बातें हैं। इज दिस क्लियर? तो यहां पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल सब दो तरह के होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं? दो। कौन कौन से? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बोलो, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस। कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं? दो। बोलो अकाउंटिंग कौन कौन से? जल्दी बोलो। क्या? कंसेप्ट और इज दिस क्लियर? अब आपको कई किताबों में कंसेप्ट और कन्वेंशन में, कभी कन्वेंशन को कंसेप्ट लिख देते हैं, कंसेप्ट को कन्वेंशन लिख देते हैं। ठीक है, लिख दो, इंटरचेंज यूज कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली इनका मतलब क्या होता है? What do you mean by concept and what do you mean by convention? जरा ध्यान से सुनना, ठीक है? ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई सी हैं, लेकिन कुछ अधूरी है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा। मैं इसको पूरा करूंगा पहले। क्लियर? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन का अंतर समझे। जितने भी प्रिंसिपल्स पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया के दौरान यूज किए जाते हैं वो होते हैं कंसेप्ट्स। क्या होते हैं? और जो सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाते वक्त फॉलो किए जाएंगे वो होते हैं कन्वेंशंस। वो क्या होते हैं? कन्वेंशंस। क्या होते हैं? अकाउंटिंग के ऐसे सिद्धांत जो कि पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया के दौरान फॉलो किए जाएंगे। अकाउंटिंग प्रक्रिया एंड हो जाती है ट्रायल बैलेंस पर। कहां एंड हो जाती है? अकाउंटिंग की प्रक्रिया क्या होती है? कोई बताएगा? व्हाट इज द प्रोसेस? पता है आपको? सबसे पहले बनता है जर्नल, फिर बनता है लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। हाँ है ना? पर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती, प्रोसेस दूसरी फॉलो होती है, आपको पता है वो भी। पहले बनती है सब्सिडरी बुक्स। क्या बनती है? फिर जो बच जाता है, जो सब्सिडरी बुक में नहीं आया, वो बचे कुचे जर्नल में आता है। उस बचे कुचे जर्नल को कहते हैं जर्नल प्रॉपर। क्या कहते हैं? तो पहले बनती है सब्सिडरी बुक्स, फिर बनता है जर्नल प्रॉपर,
फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। हाँ या ना? इज दिस क्लियर? जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं? जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं? लेजर में लिखने को क्या कहते हैं? लेजर में लिखने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं? जर्नल में लिखने को कहते हैं जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं? अरे हाँ है ना? जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। सब्सिडरी बुक में लिखने को क्या कहते हैं? एंटरिंग। क्या कहते हैं? ये सब मालूम होना चाहिए। जर्नल में लिखने को कहते हैं जर्नलाइजिंग, सब्सिडरी बुक में कुछ लिखते हैं तो उसे कहते हैं एंटरिंग। क्या कहते हैं? लेजर में लिखने को कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? टोटल लगाने को कहते हैं टोटलिंग। क्या कहते हैं? लेकिन सब्सिडरी बुक का टोटल लगाने को कहते हैं कास्टिंग। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं? बोलो ना। लेजर में लिखने को पोस्टिंग, सब्सिडरी बुक में लिखने को एंटरिंग, टोटल लगाने को कहीं भी लगाया टोटलिंग, लेकिन सब्सिडरी बुक का टोटल लगाने को कास्टिंग, और बैलेंस निकालने को बैलेंसिंग। और बैलेंस से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है? तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। क्या है ये? अकाउंटिंग प्रोसेस के दौरान जो भी सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं उन्हें कहते हैं कंसेप्ट्स। क्या कहते हैं? और जो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो किए जाएंगे उन्हें कहते हैं कन्वेंशंस। क्या कहते हैं? है ना? क्लियर है ये बात? अब सुनना मेरी बात। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। हाँ या ना? अरे बोलो बोलो, टेल टेल। टॉल्फिन आप भी बताएं। हाँ भाई, इशिता, अंकित और ये मेरा अमित। अमित तुम तो बोलो। हाँ भाई, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन क्यों? क्यों? अरे अकाउंटिंग एक सिद्धांत, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट। ये कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल क्या है? कंसेप्ट। क्यों? पूरी अकाउंटिंग के दौरान फॉलो करूंगा इसको मैं। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। अरे हाँ है ना? मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मिस्टर एक्स की तो था वो, लेकिन हमने बोला नहीं, एक्स अलग है, बिजनेस अलग है, पहले दिन से ही। अरे हाँ है ना? पहले दिन से ही एक्स को अलग माना, ओनर को अलग माना और बिजनेस को अलग माना। तो ये कंसेप्ट क्या है? ये डुअल एस्पेक्ट पढ़ा है? डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट का सिद्धांत। मैं बहुत सारे सिद्धांतों के नाम बोल रहा हूं। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन स्टूडेंट भी बता सकते हैं भाई डुअल एस्पेक्ट मतलब। अरे भैया नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो एस्पेक्ट होंगे। कितने एस्पेक्ट होंगे? एक को डेबिट करते हैं और एक को, मतलब डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, तो डबल एंट्री सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो क्या सिर्फ फाइनल अकाउंट बनाते वक्त करते हैं? नो, पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया डबल एंट्री पे चलती है। हाँ या ना? इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ, ठीक है। अकाउंटिंग के वो प्रिंसिपल्स जो पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया के दौरान फॉलो किए जाते हैं वो कंसेप्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? और जो केवल फाइनल अकाउंट बनाते वक्त फॉलो होंगे वो कन्वेंशन। एक और उदाहरण देता हूं, मनी मेजरमेंट। क्या है बोलो? अरे उसी चीज को रिकॉर्ड करते हो ना तो मनी में मेजर हो। अरे हाँ या ना? तो मनी मेजरमेंट तो कोई फाइनल अकाउंट में फॉलो होता है क्या? अरे भाई, सब्सिडरी बुक्स हो या लेजर हो या जर्नल हो, सब में अमाउंट का कॉलम था। अमाउंट का कॉलम शुरू से आखिरी तक था। हाँ या ना? तो फिर मनी मेजरमेंट है, तभी तो अमाउंट का कॉलम है भाई, तो पर्टिकुलर से काम चल जाता। हाँ या ना? इज दिस क्लियर? तो इसलिए मनी मेजरमेंट भी कंसेप्ट है। क्या है ये? कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? हर वो सिद्धांत, अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन बोलिए। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट ने क्या बनाए? सिद्धांत। क्या बनाए हैं? सिद्धांत। उन्हें कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो सबने अपना लिए, इसलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और ये गैप कितने तरह के होते हैं? दो, कंसेप्ट और कन्वेंशन। जो पूरी अकाउंटिंग प्रक्रिया के दौरान फॉलो होंगे वो क्या कहलाएंगे? कंसेप्ट। जो केवल फाइनल अकाउंट बनाते हुए फॉलो होंगे वो क्या कहलाएंगे? कन्वेंशन। रटा हुआ याद इस होना चाहिए, याद तो होना ही चाहिए पर समझने के बाद। इज दिस क्लियर? कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स में बताते जा रहा हूं आपको, ठीक है ना? मैंने कुछ कंसेप्ट्स के आपको एग्जांपल दे दिए। मनी मेजरमेंट है, गोइंग मनी मेजरमेंट है, सेपरेट एंटिटी है और डुअल एस्पेक्ट है। हाँ या ना? इज दिस क्लियर? ऐसे कई सारे कंसेप्ट्स है, कई सारे कन्वेंशन है। एक आपने सुना होगा कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है भाई साहब कि अकाउंटेंट को पहले ही समझा देना
कि जो प्रॉफिट लॉस हो गए उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो हो ही गए। अगर भविष्य में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन भविष्य में कोई लॉस होने वाला है तो उसको पहले से रिकॉर्ड करके चलना है। यह कहलाता है प्रूडेंस। क्या कहलाता है? ये कंजर्वेटिज्म। कई बुक्स में कंसेप्ट लिखा होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये कन्वेंशन है। क्या है ये? कन्वेंशन है ये। इज दिस क्लियर? क्योंकि ये फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ही हम फ्यूचर लॉस का प्रोविजन बनाते हैं, कभी भी नहीं बना लेते, ईयर एंड पे बनाते हैं। हाँ है ना? इज दिस क्लियर और नॉट? तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस इज अ कन्वेंशन, इज अ कन्वेंशन। बात समझ है तो सिद्धांत? हाँ या ना? एक बात आपसे पूछता हूं मैं, देखिए मेरे साथ पढ़ना है ना, आपको पूरे कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसके बाद मैं मना नहीं करता, याद कर लो। पर केवल रटा रहता है ये, इसको ऐसा अकाउंट्स को लेकर, मतलब लोग एक तो। और एक बात बता दूं, बड़ा मैं एज ए सीए कह रहा हूं आपको, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और लाखों सीए स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ा दिया है। मैं पर्सनली कह रहा हूं, सीए में इंटर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टडी मटेरियल है, उसमें जो चैप्टर्स हैं, उन्हीं चैप्टर्स को जब आप सीए के मॉड्यूल से कंपेयर करते हो ना, मैं कह रहा हूं ये आप लिख लेना, रिकॉर्ड करके वायरल कर देना चाहो तो, वो सीए से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस लेवल वाले अपने सीए में के मॉड्यूल में दिए हूं मैं। समझ रहे हैं? इसको हल्का मत समझ लेना। कई लोग तो बोलते हैं सीए में इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे टिपिकल पेपर, मतलब कंसेप्ट जब समझ में आ जाएगा तो सब इजी है, समझ में आ जाएगा तो सब इजी है। लेकिन यहां पर एक अच्छे लेवल पे आपका सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। क्लियर है? तो बताइए भाई, बैलेंस शीट क्यों बनती है? अरे आप सभी ने, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें, आप सभी ने अपनी अपनी जिंदगी में एक बार बैलेंस शीट बनाई है? अरे बनाइए कि नहीं? अरे बनाइए ना भाई। हाँ तो क्यों बनती है? अब मुझे पता है आपका आंसर, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन ए। नहीं यार, ये सब छोड़ो, वो तो आप बैलेंस शीट क्या बताती है वो बता रहे हो। अरे बनती क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई बैलेंस शीट की? क्योंकि अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है, गोइंग कंसर्न। आपकी प्रॉब्लम क्या है समझना, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। फाउंडेशन लेवल तक वो ठीक था, वहां तक आपने जो पढ़ा वो ठीक था। अब उसको, उसी चीज को कैसे पढ़ना है, उसको कैसे रिलेट करना है। बैलेंस शीट बनती है गोइंग कंसर्न की वजह से। हम गोइंग कंसर्न को अलग समझते हैं, बैलेंस शीट को अलग समझते हैं। जबकि बैलेंस शीट बनती क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है गोइंग कंसर्न। क्या है मतलब? बैलेंस शीट में लिखा है लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखा है? इसका मतलब सैलरी देना बाकी है, इसका मतलब अगले साल देंगे, इसका मतलब अगला साल है। अरे अगले साल देंगे का क्या मतलब है? अगला साल है। इस साल की बैलेंस शीट एंड में जो बनी ईयर एंड पर, उसके सारे क्लोजिंग बैलेंस, इस साल के क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के, हाँ मतलब अगला साल है। बैलेंस शीट है मतलब अगला साल है, बैलेंस शीट है मतलब। इज दिस क्लियर? आई थिंक आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप पढ़ी होगी, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट होगा। उस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती थी। बनेगी कैसे? धंधा बंद, बिजनेस बंद, बिजनेस बंद हो गया ना, तो काहे की बैलेंस शीट? अरे जब बैलेंस ही नहीं है तो बैलेंस शीट काहे की? हाँ है ना? बैलेंस शीट है मतलब बिजनेस जिंदा है, यानी बिजनेस चल रहा है, यानी आगे चलेगा, यानी कंसर्न इज गोइंग, कंसर्न इज, दैट इज बाय गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न इज ए कन्वेंशन, इज अ, ये बैलेंस शीट बनाते वक्त फॉलो हुआ है। अरे हाँ है ना? इज दिस क्लियर? बाकी तो ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, मुझे क्या मालूम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं ईयर एंड पर, तो मैंने एसेट लायबिलिटी के अकाउंट रियलाइजेशन में लेके बंद नहीं किए, मैंने उसको जिंदा रखा। इट्स अ कन्वेंशन, इट्स अ, मेरी बात समझ में आती है आपको? कई किताबों में कंसेप्ट लिखा है, मैं उसको उन पे अभी प्रहार नहीं करूंगा, कुछ भी उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर जो सच है वो सच है, क्योंकि सच एक होता है, झूठ 1000 होते हैं। ठीक है ना? और जो मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां पे आप जो भी इस क्लास में सीखेंगे वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का कोई भी पात्र काल्पनिक नहीं है। इज दिस क्लियर? तो गोइंग कंसर्न इज ए कन्वेंशन, इज अ, मेरी बात समझ में आती है? अच्छा एक बात और समझे, ये प्रिंसिपल्स क्यों बने ऐसे? ये प्रिंसिपल्स ऐसे क्यों बने? अरे सोचने में आता है ना भाई, लॉजिकल।
हम पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? बोलो क्या पढ़ रहे हैं हम? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। हेलो, क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जो इंसानों का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? भगवान वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, साइंस भगवान का सब्जेक्ट है। हाँ, साइंस तो भगवान का सब्जेक्ट है। बता दो, अरे पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण समझते हो ना? समझते हो? नहीं बोलो हाँ या ना में तो जवाब दो। हाँ, तो वो तो न्यूटन ने हमको बताया कि गुरुत्वाकर्षण है। न्यूटन का बाप नहीं बता सकता क्यों है? बता दे, न्यूटन बता दे क्यों है। ये तो हमको भी पता है, और वो तो हमको मालूम है, न्यूटन ने बताया। न्यूटन नहीं बताता तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था? अरे हाँ या ना भैया? वो पृथ्वी, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही, जो भी घूम रहा है जिसके आसपास वो घूम रहा है। ये विज्ञान है, इसको नहीं बदल सकता मैं। ये विज्ञान भगवान का सब्जेक्ट है। वेयर द साइंस एंड गॉड बिगिंस। जहां तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है वहां तो भगवान शुरू होता है। हाँ है ना? साइंस तो ये बता देगी रात को चंद्रमा आ जाएगा, सुबह सूरज आ जाएगा। अरे क्यों आ जाएगा ये तो बता, कैसे आ गया, क्या चल रहा है ऊपर? मेरी बात समझे? अकाउंट्स इंसानों का बनाया हुआ सब्जेक्ट है, और हर इंसान कंजर्वेटिव ही है। अरे आप कोई रूल बनाओगे ना तो अपने रूल अपने हिसाब से ही बनते हैं। हर इंसान कंजर्वेटिव है, मालूम क्या है? बोलो। अरे अकाउंट्स किसका बनाया हुआ सब्जेक्ट है? इंसानों का सब्जेक्ट है ना। तो जैसे इंसान होंगे ना वो वैसे नियम बनाएंगे। हाँ है ना? इंसान खुद कंजर्वेटिव ही है। कैसे? मैं अभी आपको बोलूं कि कल सुबह मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, क्या मानोगे? 10 रुपए नहीं देंगे? अरे मेरी छोड़ो, अपने आपके घर पे ही कोई बोल दे कि कल सुबह 1 लाख रुपए लेना, आप नहीं मानोगे? फ्यूचर में होने वाली इनकम कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। आप नहीं करते हो रिकॉर्ड। फ्यूचर में होने वाली इनकम हम रिकॉर्ड नहीं करते कभी भी। हम हमारा सबका सोच ये रहेगा कि हाँ ठीक है दे दोगे तो देखेंगे, दोगे देख लेंगे भाई, ठीक है अच्छी बात है दोगे तो। हाँ हाँ या ना? लेकिन अगर अभी कोई गैंगस्टर आके छोटा राजन बड़ा राजन, छोटा शकील बड़ा शकील, दाऊद इब्राहिम बंदूक रख दे रहे हैं यहाँ पे कि कल सुबह 10 लाख रुपए चाहिए, अब क्या सोचोगे जरा बताना? अब ये सोचो कि यार शायद देने पड़े, शायद। हाँ, तो आपने फ्यूचर लॉस रिकॉर्ड किया है, आप फ्यूचर लॉस से चिंतित हो। इज दिस क्लियर? फ्यूचर में होने वाली इनकम को एक आम इंसान रिकॉर्ड करता ही नहीं है। फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड करने की उसकी कैपेसिटी, वो उसकी मानसिकता ही वो है। इसलिए नियम आया अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म का। अरे हाँ या ना? गोइंग कंसर्न। अरे गोइंग कंसर्न। अच्छा, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे अकाउंट्स की क्लास है, कैलकुलेटर चलाएंगे, सवाल कराएंगे। सर नहीं, सवाल तो सब अपने आप हो जाते हैं, उसमें करना ही क्या होता है? सीख तो लो पहले करना क्या है। गोइंग कंसर्न, हम सब गोइंग कंसर्न पे। कल रात को क्या सोच के सोए थे कि मर जाऊंगा मैं कल रात को सोया था कि नहीं मर गया मैं, तो मर गया। तो मैं तो यही सोचता हूं रोज, कल सुबह मेरे को क्लास लेनी है, जबकि अगले पल का भरोसा नहीं है। अरे मैं कैसे सोच सकता हूं कि मेरे को कल सुबह क्लास लेनी, हो सकता है मैं कल उठ ही ना पाऊं। लेकिन असम्पशन क्या है? इसीलिए पढ़ते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न तो बिना बोले मान के चलना है। द कंसर्न इज गोइंग, द कंसर्न इज। और इसीलिए आपको जब तक सवालों में यह नहीं लिखा आता है कि बिजनेस बंद हो रहा है, आप बंद नहीं मानते हो। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई, उसने बोला डिसॉल्व करना है तो माना आपने, वरना हमेशा बिजनेस चालू था। हाँ या ना? तो भैया मैं कल रात को आपके सामने, कल सोया था मैं, क्लोजिंग बैलेंस था मेरा, आज सुबह आपके सामने 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरा। अरे बैलेंस शीट में हो मतलब जिंदा हो, मतलब जिंदा लोगों की जगह बैलेंस शीट। P&L तो शमशान घाट है। P&L क्या है? हर साल के एंड में आपको पता होगा इनकम और एक्सपेंस के खाते लेजर में बंद हो जाते हैं। बंद होके कहां जाते हैं? जितने भी खाते बंद हो गए, जितने भी खाते, वो सब जाके जला दिए गए, दफना दिए गए, वो P&L है। क्या है वो? बैलेंस शीट जिंदा लोगों की जगह है। इज दिस क्लियर? आज का क्लोजिंग बैलेंस, कल का ओपनिंग बैलेंस। इज दिस क्लियर? तो कहने का मतलब है बैलेंस शीट, गोइंग कंसर्न इज अ कन्वेंशन, गोइंग कंसर्न इज अ, बैलेंस शीट बनती क्यों है? गोइंग कंसर्न की वजह से। और ये गोइंग कंसर्न सिद्धांत क्यों बना बताइए? इंसानों ने बनाया ना, इंसान सोचता तो यही गोइंग कंसर्न है। हाँ है ना? तो जितने भी सिद्धांत आपको मिलेंगे मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा, ये लॉजिक से ही बने हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन का अंतर समझ में आया। प्रूडेंस क्या है?
कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म। गोइंग कंसर्न क्या है? कन्वेंशन। क्या है बोलिए? कन्वेंशन। हालांकि कुछ किताबों में कंसेप्ट को कन्वेंशन बोल देते हैं, कन्वेंशन को कंसेप्ट बोल देते हैं, बोलने को बोल दो, लेकिन सही आंसर तो जो मैं कह रहा हूं वो है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ठीक है। हर साल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं बोलो? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं? गैप दो तरह के, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्लियर है? जो ड्यूरिंग द पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्ड होते हैं, फॉलो किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंसेप्ट। और जो केवल फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फॉलो होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कन्वेंशन। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्लियर है बात? ठीक है ना? हां। अब अकाउंटिंग की दूसरी डेफिनेशन मुझे बताइए, फिर हम कुछ लिखना शुरू करेंगे। व्हाट इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? ध्यान से सुने। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are measurable in terms of money, which are measurable in terms of money। ये रिकॉर्डिंग पहली डेफिनेशन, फिर बाद में आएगी आपकी डेफिनेशन, तो एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग, तो बात की बात है। आई बात समझ में? व्हाट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में होने वाला हर ट्रांजैक्शन और हर इवेंट रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में मेजरेबल है, जो मनी में मेजरेबल है। क्लियर? तो सबसे पहले ये बताएं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स? आप बीकॉम कर चुके हैं, यू आर बैचलर ऑफ कॉमर्स, थोड़ा रोकते नहीं आपको तो मास्टर ऑफ कॉमर्स भी हो जाते। अरे हाँ, है ना? ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन दी हुई है आपने, मुझसे सुनी हुई है कि डेफिनेशन? हाँ, इसीलिए वेरी गुड, वो मुझे लगता था, क्योंकि जनरली मैं हमेशा यही बताता हूं और यही सही भी है ना? जो किया जाए वो ट्रांजैक्शन, जो किया जाए वो, ये देसी डेफिनेशन है, हालांकि एग्जैक्टली इसको ऐसे नहीं समझते हैं, लेकिन ये देसी फॉर्मेट है। जो किया जाए वो ट्रांजैक्शन और जो हो जाए वो इवेंट। जो किया जाए वो, जो हो जाए वो इवेंट। लॉस बाय फायर क्या है? इवेंट। अरे लॉस बाय फायर क्या है? इवेंट है बॉस, हो गया। अरे अलग से थोड़ी किया। लॉस बाय थेफ्ट क्या है? इवेंट। इज दिस क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि आप लॉस बाय फायर को रिकॉर्ड क्यों करते थे, तो डेफिनेशन आएगी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। लॉस बाय फायर हो या लॉस बाय थेफ्ट हो, वो मनी में मेजरेबल है, मनी में, और वो एक इवेंट है, इसलिए रिकॉर्ड हुआ। तो क्या छोड़ो, जो किए जाते हैं वो ट्रांजैक्शन, जो हो जाते हैं वो इवेंट। परचेस ट्रांजैक्शन है, परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन है। अरे किए ना हमने, ये किए हमने, एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिल बना है, इनवॉइस बना है, तय हुआ है, प्राइस सब किया है, आया ना? तो परचेज क्या है? ट्रांजैक्शन, सेल ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन, सेल रिटर्न ट्रांजैक्शन। क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? अलग से थोड़ी है। अरे भाई 10 कैलकुलेटर खरीदे थे, ट्रांजैक्शन 8 बेच दिए, ट्रांजैक्शन 2 बच गए। क्लोजिंग स्टॉक इवेंट है, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का इवेंट ही है, वो भी क्या है? वो इवेंट ही है अभी वो। इज दिस क्लियर? परचेस क्या है? सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट इवेंट है। ग्रॉस प्रॉफिट इवेंट है। 100 रुपए का माल खरीदा, 120 में बेचा, ट्रांजैक्शन थे, 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। सो अलग से थोड़ी हुआ कुछ। 100 का माल 80 में बिका, 20 का लॉस हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इवेंट है, ग्रॉस लॉस इवेंट है, नेट प्रॉफिट इवेंट है, नेट लॉस इवेंट है। जो किए जाते हैं वो, जो हो जाते हैं वो इवेंट। क्लियर है? इससे एक डेफिनेशन सामने आती है। वो डेफिनेशन क्या सामने आती है समझें? कि इवेंट
ट्रांजैक्शन का आउटकम है, रिजल्ट। 10 कैलकुलेटर खरीदे, ट्रांजैक्शन। 8 बेचे, ट्रांजैक्शन। 2 बच गए, क्लोजिंग स्टॉक इवेंट। अरे हाँ है ना। 100 रुपए का माल खरीदा, ट्रांजैक्शन। 120 में बेचा, ट्रांजैक्शन 20 का। इसका रिजल्ट इवेंट है। क्या है ये? इवेंट है। क्या है ये? इवेंट है। क्या है? जो किए जाते हैं वो, जो हो जाते हैं वो। और ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इवेंट। क्या होते हैं? लेकिन ध्यान से समझें, लॉस बाय फायर किसी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है क्या? अरे लॉस बाय फायर के लिए कोई ट्रांजैक्शन किया था क्या किसी से? नहीं भैया आओ यार, बहुत दिन हो गए, आग नहीं लगी, किसी से आग लगवाई के मजा आया बोले? नहीं ना। अरे हाँ है ना। तो इसलिए ये डेफिनेशन अधूरी है कि इवेंट ट्रांजैक्शन का आउटकम है। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये सब रिजल्ट है। क्या है ये? ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है, ये इवेंट है। लेकिन हर इवेंट रिजल्ट हो जरूरी लॉस बाय फायर इवेंट है। इसीलिए जो हमारी डेफिनेशन है कि जो किए जाते हैं वो क्या है? ट्रांजैक्शन, और जो हो गए वो क्या है? इवेंट। इज दिस क्लियर? ऑनलाइन किसी ने कुछ पूछा? ऑनलाइन में किसी ने कुछ पूछा? ठीक है, आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ भाई चलो बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स? जो किए जाते हैं, जो हो जाते हैं, इवेंट। और इवेंट की एक डेफिनेशन और सामने आती है कि कुछ इवेंट्स ट्रांजैक्शन का आउटकम यानी रिजल्ट होते हैं, लेकिन लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट किसी ट्रांजैक्शन का आउटकम नहीं है। इज दिस क्लियर? एक और डिफरेंस है। शादी क्या है? शादी क्या है? शादी, ये देखो इवेंट बोल रहा है, हो जाती है, शादी हो जाती है। वो लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, शब्द ही गलत है। इवेंट मैनेजमेंट बोलते हैं ना आजकल, शादी करवाने वालों इवेंट मैनेज कर रहे हैं। नहीं, इवेंट नहीं है, शादी प्योर ट्रांजैक्शन है। आप देखा, इसने उसको देखा, उसने उसको देखा, घर वाले आपस में मिले, एक दूसरे से बातचीत की, तय किया, सौदा हुआ, बकायदा लेना देना, नहीं लेना नहीं देना, ये करना, पूरा ट्रांजैक्शन है भाई साहब। प्यार इवेंट है। बोलो प्यार क्या है? क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। प्यार इवेंट है, प्यार इवेंट है, शादी ट्रांजैक्शन है। तो जो किए जाते हैं वो क्या है? ट्रांजैक्शन। जो हो जाते हैं वो क्या है? इवेंट। ये क्लियर बात है। तो मेरी बात को समझेंगे आप यहां पर। अब इवेंट और ट्रांजैक्शन का एक और अंतर है बहुत बड़ा। ट्रांजैक्शन हमेशा मनी में मेजरेबल ही होता है। सौदा, सौदा तो पैसे से ही होगा, तभी तो सौदा है। अरे सौदा सौदा है, प्यार में सौदा नहीं। प्यार में सौदा, प्यार में कई बार प्यार में भी सौदे होते हैं, ये तो घोर कलयुग है। लेकिन प्यार में अगर सौदा नहीं है तो वो प्यार में ही नहीं है। तो कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो मनी में मेजरेबल नहीं होते, मनी में मेजरेबल नहीं होते। ट्रांजैक्शन हमेशा मनी में मेजर होंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब ही मनी मेजर। इज दिस क्लियर? लेकिन इवेंट मनी में मेजर हो भी सकते हैं। और अभी तक मैंने जितने भी इवेंट बताए वो सब मनी मेजरेबल थे। क्लोजिंग स्टॉक इवेंट, मनी में उसकी वैल्यू निकलती है ना। अरे भैया 10 कैलकुलेटर खरीदे थे, 8 बेच दिए, 2 बचे, एक कैलकुलेटर 200 रुपए का था, 2 400 रुपए के थे। अरे हाँ या ना। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट आर इवेंट्स मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। बैड डेट्स क्या है? ये बैड डेट आपने पढ़ा होगा। क्या है ये? ट्रांजैक्शन है, इवेंट। इवेंट है। आपने जाके थोड़ी नहीं भैया चलो बाबा आज के बहुत दिन हो गए बैड डेट नहीं किया आपने। अरे हाँ या ना। सेल ट्रांजैक्शन है, बैड डेट तो हो गए, नहीं दे रहा पैसे वो। हाँ या ना। इट्स एन इवेंट, इट्स एन एंड इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहा हूं। मैंने कहा ना मैं पहले जीरो पे तो लाऊं। नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो निर्माण कमजोर ही होगा। हमेशा डरते रहोगे अकाउंट से, हमेशा अकाउंट टफ लगेगा। और कितने शर्म की बात है कि अकाउंटेंट हो के अकाउंट टफ लग रहा है। अकाउंटेंट कोर्स के नाम में अकाउंटेंट है ना। अरे हाँ है ना। चलिए तो आगे बढ़े हम। तो यहां पर बैड डेट्स इज एन इवेंट, बैड डेट्स इज एन
इवेंट। मेरे बिजनेस में बहुत अच्छा एक मैनेजर मैंने अपॉइंट किया था, मेरे उसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉफिट होते थे, सेल मेरी उसने 10 गुना कर दी, मर गया वो, मर गया मैनेजर। लॉस है कि नहीं? अरे है ना लॉस, बताओ भाई। अरे मैं कहता हूं लॉस बाय फायर से बड़ा लॉस है। अरे इंसान ही चला गया, समझ रहे हो? इवेंट है ये। पर आपने कभी पीएनएल में देखा लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ मैनेजर? आप इतने सालों से अकाउंट पढ़ रहे हो, लॉस बाय फायर देखा? हाँ। पीएनएल में डेबिट किया? हाँ। आपने लॉस बाय थेफ्ट पीएनएल में लिखा? हाँ। कभी आपने देखा लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ एम्प्लॉई, लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ मैनेजर पीएनएल में? क्यों? क्योंकि जिंदगी और मौत इवेंट ही तो है भाई। और किसी की जिंदगी मौत को आप मनी में मेजर कर सकते हो क्या? कि वो जिंदा रहता तो क्या होता, तो क्या होता, तो इतना प्रॉफिट, ऐसे नहीं कर, अच्छा भी नहीं लगेगा। अरे हाँ या ना? तो ऐसे इवेंट भी होते हैं जो मनी में मेजर नहीं होते, इसलिए आपने आज तक कभी उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया। इसीलिए लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ अ मैनेजर एम्प्लॉय कभी आपने पीएनएल में डेबिट में नहीं देखा। इज दिस क्लियर? व्हाट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यही तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। अरे हाँ या ना? क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? डेप्रिसिएशन क्या है वो तो पता है, मैं अभी बहुत बेसिक पे आ रहा हूं। ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, इट्स एन इवेंट। असेट यूज करो मत करो, वैल्यू कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना? यूज करोगे तो भी हो जाएगी, नहीं करोगे तो भी हो जाएगी। हाँ या ना? इट्स एन इवेंट, इट्स एन इवेंट। अच्छा एक बात बताएं, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या? क्यों? कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। किसी ने यहां पे लिखा है डीआरसीआर ऑनलाइन में चैट में। व्हाट डीआरसीआर क्या होता है? व्हाट इज डीआरसीआर? डीआर मतलब क्या होता है? नहीं, डेप्रिसिएशन, डेबिट क्रेडिट। हाँ, डीआर मींस, एग्जैक्ट मीनिंग आपने सही बताया। डीआर मींस डेबिट रिकॉर्ड। डीआर इज नॉट डेबिट, इट इज डेबिट रिकॉर्ड। सीआर मींस क्रेडिट रिकॉर्ड, करेक्ट। हाँ भाई, लैंड इज अभी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्यों? देखिए आप बहुत देखिए इस बात को समझें, कंसेप्ट समझें, बात को समझें। लैंड प्रैक्टिकल लाइफ में डेप्रिशिएबल एसेट भी है। ऐसी बात नहीं कि एप्रिसिएशन ही होता है, ये बिल्कुल गलत रीजन है। 1 करोड़ की मैंने जमीन खरीदी थी, ठीक है, वो बंजर जमीन निकल गई, उस पर प्रोडक्शन इतना मतलब काम की नहीं निकली, तो अब वो 50 लाख में कोई लेने को तैयार नहीं है, वैल्यू कम हो गई उसकी। मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी किसी ऐसे एरिया में, संवेदनशील एरिया में, सेंसिटिव एरिया में, जहां आए दिन हिंदू मुसलमान के दंगे होते रहते हैं, चालू हो गए, तो वहां पे भाव कम हो गया जमीन का, गिर गई वैल्यू। यस, लैंड प्रैक्टिकली डेप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में जब तक आप AS10, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 10, उसको छोड़ते हैं अभी, जब तक आप अभी AS10 की बातें ना करें, जो कि अभी करें भी कभी, तो बहुत बेसिक लेवल पे, तो हमें तो मालूम ही नहीं AS10 क्या होता है। तो लैंड अकाउंटिंग में नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बाकी टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे क्यों? क्यों नहीं लगता है? उसका रीजन सुनना। जिस दिन लैंड इस पृथ्वी पर, लैंड इस सृष्टि में, पृथ्वी क्या, पृथ्वी लैंड ही तो है, इस सृष्टि में लैंड ही एकमात्र ऐसी एसेट है जिसकी यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। क्या है? बाकी सबकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड है। जिस दिन ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि बनाई थी, उस दिन भी लैंड था, और जिस दिन सब विनाश हो जाएगा, ये बिल्डिंग, ये मशीनरी, ये कुछ नहीं रहेगा, लैंड रहेगा। क्या रहेगा? अरे हाँ ना? अरे हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहां लैंड की ये दास्तान। रहेगी कि नहीं? लैंड तो रहेगा यार। तो लैंड एकमात्र ऐसी एसेट है जो कि यूजफुल लाइफ क्या है? अनलिमिटेड। क्या है? अब इसका इंपैक्ट क्या आता है वो समझे। आपने
5 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अभी स्क्रैप वैल्यू 0 ले रहा हूं मैं, 10 साल चलेगी, बोलो डेप्रिसिएशन आता होगा आपको? अरे आपको आता है? 5 लाख की मशीन 10 साल चलेगी, कितना? 50,000 ना? ये सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, सारी एसेट्स पर। 5 लाख का लैंड खरीदा, उसकी यूजफुल लाइफ क्या है? हाँ है ना? क्या आप लोग 8वीं क्लास पास हैं? मैथमेटिक्स आता है ना थोड़ा? इंफिनिटी की वैल्यू बोलना क्या होती मैथ्स में? आपने तो बोला था 8वीं क्लास पास है। वो इंफिनिटी की वैल्यू बोली क्या होती है? 1/0। क्या होती है? इंफिनिटी 1/0 होता है। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1/0, तो अब बताइए क्या आएगा ये? 5 लाख इंटू 0/1। अरे 5 लाख इंटू 0/, और 5 लाख इंटू 0/1 तो फिर 0 ही आ गया। तो किसने कहा लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होता? हुआ है कैलकुलेट। लैंड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, पर वो 0 आता है। क्या आता है वो? क्योंकि अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ से चलता है। किससे चलता है? और यूजफुल लाइफ इसकी अनलिमिटेड है। क्या है? और ये 0 आ गया तो इसका मनी मेजरमेंट नहीं है। क्या नहीं है? ये अकाउंटिंग की दूसरी डेफिनेशन में बैठता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर depreciation on land is an event, but it cannot be measured in terms of money, and that is why land is a non-depreciable asset. Get my point? मैं तो आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है वो सिखा रहा हूं अभी। इज दिस क्लियर? ये आंसर जो आप दे रहे हैं तो कोई 11th क्लास का स्टूडेंट भी दे देगा। बैलेंस शीट क्यों बनती है? तो बोले टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ, सबको मालूम है। गोइंग कंसर्न क्यों बनती है? अरे हाँ या ना? ये आपको प्रोफेशनल एग्जाम के हिसाब से प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करना है। मेरे साथ पढ़ना है, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, आप फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। मैं हर चीज का लॉजिक और रीजन आपको दूंगा, और वो दिमाग में होना चाहिए आपके, तभी तो आप दूसरों से आगे महसूस करोगे अपने आप को। कोई रेस नहीं लगा रहे अपन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज जो हमने थोड़ा पढ़ा है उसको नोट डाउन भी करेंगे अब हम, ठीक है जरा, और फिर हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, टॉपिक्स में आपको बताऊंगा और सारी चीजें हम चालू करेंगे। तो यहां पर हम लोग जो आज पढ़ा पहले उसको समराइज करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये पहली बात याद रखेंगे। all over the world, principles are made by accountants called, अब सिर्फ लिखने पर ध्यान देना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Third, such principles are accepted by all so-called GAAP. Fourth, GAAP का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सभी लोग नोट करेंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जो जो हमने पढ़ा है वो पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए आपके, ठीक है। अब
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं? यस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं बोलेंगे? दो। एक, अकाउंटिंग में यहां पे कन्वेंशंस पहले लिख देता हूं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है। फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट है, इसलिए इनको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं नाम। किसी को कंसेप्ट बोल दिया, किसी को कन्वेंशन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कन्वेंशंस क्या होते हैं बोलेंगे? व्हाट आर कन्वेंशंस? प्रिंसिपल्स यूज्ड while preparing क्या? फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली वो कन्वेंशंस होते हैं। और अभी इनमें और भी डिफरेंस बताऊंगा मैं। अभी तो मैंने एक ही डिफरेंस बताया कंसेप्ट और कन्वेंशन में, इनमें और अंतर भी है, पर वो अंतर इसी पे आधारित है। प्रिंसिपल्स यूज्ड while होल अकाउंटिंग प्रोसेस, ऐसे सिद्धांत जो हमेशा यूज होते हैं पूरी प्रक्रिया के दौरान, वो कंसेप्ट्स होते हैं। मैं यहां पर इसके एग्जाम्पल आपको दो तो दे चुका हूं क्लास में। एक है कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, तो वो तो ईयर एंड पे ही बनाते हैं, फाइनल अकाउंट के वक्त। एक है गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न की वजह से ही तो बैलेंस शीट बनी है। गोइंग कंसर्न है तभी तो बैलेंस शीट है, वरना बैलेंस शीट बनती ही नहीं। हाँ, अब वो बैलेंस शीट बनी है, क्यों बनी है? गोइंग कंसर्न की वजह से। अब वो कैसे बनी है? तो साहब असेट भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी, उससे क्या मिलता है? तो आपका आंसर आएगा कि सर वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक डेट पर बिजनेस की। ये तो तीसरा आंसर था। ठीक है, गोइंग कंसर्न। और यहां पे और भी मैं दो नाम लिख देता हूं, फुल डिस्क्लोजर, आई थिंक ये पढ़ा है सब आपने कभी। और मटेरियलिटी, ये पढ़ा है क्या आपने? मटेरियलिटी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा मटेरियलिटी। क्लियर? और यहां पर एग्जाम्पल, ये चार ही एग्जाम्पल है यहां पर, चार ही, बाकी ऑल अदर्स आर कंसेप्ट। यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, ऑल अदर्स आर कंसेप्ट। इसमें क्या क्या आ गया बोले? एक दो एग्जाम्पल तो लिख ही देते हैं। सेपरेट एंटिटी याद आया? अरे हाँ या ना? बिजनेस अलग, बिजनेसमैन को अलग मानते हैं। और बोले डुअल ऑस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, एक को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, एक को क्रेडिट में। एक मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट, एक्रूअल, अकाउंटिंग पीरियड, अरे अकाउंटिंग एक साल के लिए होती है ना जनरली, एक्सेट्रा भी लिख दिया। चलो एक और कभी सुना आपने, मैचिंग कंसेप्ट सुना है? हाँ जी, एक्सेट्रा। मैं सबकी बातें नहीं करूंगा अभी। अभी मैंने आपको गोइंग कंसर्न का मतलब बता दिया, कंजर्वेटिज्म का मतलब बता दिया, मैंने आपको सेपरेट एंटिटी के बारे में बात की, डुअल ऑस्पेक्ट के बारे में बात की, मनी मेजरमेंट के बारे में बात की, एग्जांपल्स लिख लिए। इवन मैं तो कहूंगा उन चार को छोड़ दीजिए, बाकी सब कंसेप्ट्स हैं। हालांकि कंसेप्ट और कन्वेंशन मिक्स करके बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग की सेकंड डेफिनेशन बोलेंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस and events which are measurable in terms of money, which are measurable in terms of money। हो गया? अब देखना, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, देखिए सब पढ़ के आए हैं अपन, गेट माय पॉइंट।
पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? अरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं? हाँ, तो आंसर दीजिए कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। अरे हाँ है ना, अरे प्रूडेंस ही तो कहता है फ्यूचर लॉस को रिकॉर्ड करो। अच्छा एक बात बताइए, कैपिटल एसेट है कि लायबिलिटी? कैपिटल एसेट है कि लायबिलिटी? अरे आपको मालूम होगा कैपिटल तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं ना, क्यों? सेपरेट एंटिटी का प्रिंसिपल, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस वो दोनों अलग अलग हैं, तो बिजनेस की लायबिलिटी बनती है उसे वापस करने की, और इसीलिए ड्राइंग्स एसेट है। वो तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको रटाया गया है, कैपिटल में से लेस कर दो, कैपिटल में से ड्राइंग्स एसेट है। ड्राइंग्स वो पैसा है जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकाल के ले गया है, तो बिजनेसमैन की लायबिलिटी देना, बिजनेस को वापस लेना है, वो एसेट है। क्योंकि दोनों अलग अलग है, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। अरे हाँ या ना, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। कोई पूछे कैपिटल लायबिलिटी क्यों है, तो बोलना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई पूछे कि ड्राइंग्स एसेट क्यों है, तो बोलना सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। कोई पूछे लॉस बाय फायर लॉस बाय थेफ्ट क्यों रिकॉर्ड हुआ, तो बोलना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इवेंट है और मनी में मेजरेबल है। लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ मैनेजर रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, बोला इवेंट तो है पर मनी में मेजरेबल नहीं है। बैलेंस शीट क्यों बनती है, गोइंग कंसर्न। जब आपको क्यों पता होता ना, क्यों, उसे ही कहते हैं कंसेप्चुअली पढ़ना। हर चीज हो रही है तो क्यों, वरना रट लिया हमने तो कि सैलरी नहीं वेजेस आ जाए तो P&L में लिख दो, और वेजेस एंड सैलरी आ जाए तो ट्रेडिंग, रट लिया ना। क्यों, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, वो नहीं पता आपको, और वो पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको क्यों। इज दिस क्लियर? मेरी बात को समझे। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ऑलवेज मेजरेबल in terms of money, yes or no? फिर may be measurable in money, may not be measurable in money। समझ गए? इवेंट्स क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इवेंट, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक भी क्या है, इवेंट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, इवेंट। ग्रॉस लॉस, इवेंट। नेट प्रॉफिट, इवेंट। नेट लॉस, इवेंट। अभी और भी आ सकते हैं, बैड डेट्स, अरे हाँ या ना, इवेंट। लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ मैनेजर, और एक मिनट इधर भी लिखते हैं, और लॉस बाय फायर, इवेंट। लॉस बाय थेफ्ट, जो किए जाते हैं ट्रांजैक्शन जो हो जाते हैं, इवेंट। शादी क्या है, हाँ अब बोला ना सही, पर ना इवेंट बता रहा था, पता ही नहीं चला था शादी हो गई मेरी। ऐसा थोड़ी होता है, प्यार हो गया समझ में आता है। हाँ, लॉस बाय फायर, इवेंट। लॉस बाय थेफ्ट, इवेंट। लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ मैनेजर, इवेंट, पर मनी में मेजरेबल नहीं है, हाँ है ना। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड, इवेंट ही तो है पर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। और डेप्रीसिएशन ऑन टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट अदर देन लैंड, अदर देन, अरे हाँ या ना, यूजफुल लाइफ लिमिटेड है ना, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, मनी मेजर आ जाएगा। तो पढ़ना कैसे वो सीखो, हम छोटी छोटी बातें में मालूम ही नहीं, ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, गैप क्यों कहते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अंतर क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन क्या होते हैं, पता होना चाहिए। क्लियर? मे नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इज दिस क्लियर? आ रही है बात समझ में? और इसके बाद है, आज हमने एक और पॉइंट नंबर 7, अकाउंटिंग प्रोसेस भी तो पढ़ाई मैंने आपको।
अकाउंटिंग प्रोसेस कितनी तरह की होती है मालूम है आप? दो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, दो। एक जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। लेकिन मैं इस पे सितारे बना रहा हूं, सेकंड वाली पे ये फॉलो होती है। जब तक सवाल में कुछ ना बोले सेकंड वाली मानते हैं। बोलो क्या? सारी चीजें जर्नल में थोड़ी लिखते हैं। परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज बुक में, क्रेडिट सेल, सेल बुक में, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न उस बुक में, कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में, हाँ है ना? और जो बच गया वो जर्नल में। तो पहले बनती है क्या? सब्सिडरी बुक्स, फिर क्या बनता है? जर्नल प्रॉपर। इसका नाम है बचे कुचे जर्नल का, जर्नल प्रॉपर। देयर इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर। जो बचा कुचा जर्नल होता है ना, उसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अगर सब्सिडरी बुक्स बनी है तो जर्नल को जर्नल नहीं कहते, उसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। ठीक है? फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ये सब आपने पढ़ा है, ये एक प्रक्रिया है। इज दिस क्लियर? हां जी। यहां लिखने को क्या कहेंगे जरा बताना? यहां लिखने को क्या कहते हैं? एंटरिंग, हाँ है ना? यहां लिखने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। इसमें कुछ लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग ही कहते हैं, है ना? यहां क्या कहेंगे? जर्नलाइजिंग। इसको भी क्या कहेंगे? लाइजिंग। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? लेजर में लिखने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। सब्सिडरी बुक में लिखने को क्या कहते हैं? एंटरिंग। जर्नल में लिखने को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। टोटल लगाने को क्या कहते हैं? टोटलिंग। लेकिन सब्सिडरी बुक का टोटल लगाने को क्या कहते हैं? कास्टिंग। नोट डाल लें। टोटल लगाने को क्या कहते हैं हम? टोटलिंग। बैलेंस जब निकालते हैं तो क्या कहते हैं हम? बैलेंसिंग। लेकिन टोटल ऑफ सब्सिडरी बुक का नाम क्या है? अरे आप पिक्चर में कौन कौन है पहले ये तो पता कर लो। स्टार कास्ट। अपने को शब्दों का मतलब तो मालूम हो भाई, हम जो पढ़ रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स के टोटल को क्या कहते हैं बोलिए? इसीलिए मालूम कई बार रेक्टिफिकेशन में शब्द आता था, सेल्स बुक अंडर कास्ट। याद आया? सेल्स बुक अंडर कास्ट है, उसका टोटल 100 रुपए कम लगा है, तो सब्सिडरी बुक के टोटल को कहते हैं कास्टिंग। क्या कहते हैं? यस। इज दिस क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको। ये ऊपर वाला लिखे थे इवेंट्स ट्रांजेक्शन वाला, ये सारे लिखे। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, बेड, और भी हो सकते हैं। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डेप्रिसिएशन सब पर, अदर देन लैंड, लॉस, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड। ठीक है? इवेंट्स जनरली, ऊपर इवेंट में ये भी लिखे जनरली आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। समझ गए क्या? जनरली बोलो क्या? जनरली क्यों लिखा मैंने ऊपर? हमेशा थोड़ी होगा। अरे लॉस बाय फायर किसी ट्रांजेक्शन का आउटकम है क्या? नहीं। इसलिए जनरली वर्ड का भी महत्व है। हर इवेंट ट्रांजेक्शन का आउटकम नहीं है। कुछ इवेंट ऐसे जो बिना किसी ट्रांजेक्शन के हो गए, इसलिए जनरली आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो आपको देखना पड़ेगा। लॉस ड्यू टू डेथ ऑफ मैनेजर, कोई ट्रांजेक्शन का आउटकम नहीं, मर गया मैनेजर, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? तो आई थिंक यहां तक की बातें क्लियर हो गई। क्लियर? तो आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब। अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरह के, कंसेप्ट और कन्वेंशन। कंसेप्ट का मतलब, कन्वेंशन का मतलब, उनके एग्जांपल्स कुछ कुछ, हाँ है ना? उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंटिंग की दूसरी डेफिनेशन, उसमें आया वर्ड ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब समझा, इवेंट का मतलब समझा, उसमें अंतर समझा। और हर वो ट्रांजैक्शन और इवेंट जो बनी हुई मेजरेबल होगा, वो रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्डिंग होगा, उसकी प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हमें मालूम है क्या होता है, और उस प्रोसेस में कुछ शब्द यूज होते हैं, मैंने आपको वो बताया। इज दिस क्लियर? हो गया इतना? तो इस तरीके से एक बहुत ही फंडामेंटल के साथ आपको अपने को आगे बढ़ना है। गेट माय पॉइंट? ठीक है? 99% इस क्लास में डाउट आएगा ही नहीं,
ये डाउटलेस क्लासरूम है। क्या है ये? डाउट आपके दिमाग में कोई आगे का पूछोगे तो बात अलग है, वरना जो मैंने बताया वो फुल एंड फाइनल। क्लियर है? आई थिंक जितना मैंने अभी तक बताया, जैसे अभी मैंने आपको यहां पर मैंने फुल डिस्क्लोजर और मटेरियलिटी नहीं बताया है, मैंने अभी आपको ये बता दी है, मैंने अभी एक्रूवल की या मैचिंग की बात नहीं की है, तो अभी उसको वो डाउट नहीं माना जाएगा, वो तो मैंने बताया ही नहीं है। बाकी जो चीजें मैंने बताई आपको उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बिकॉज, क्यों? बिकॉज इट इज हैविंग ए अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। अनलिमिटेड, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो होता है पर वो जीरो आता है, एंड जीरो होने के कारण उसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट नहीं है उसका। लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलिए, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा कर ले। हाँ, 6 पॉइंट थोड़ा सा ये हो, ठीक है? थोड़ा सा मैंने फास्ट लिखा था, मैं जानता हूं, और फिर भी कई लोगों ने लिख लिया। लिख लोगे इसके लीजिए 7 अकाउंटिंग प्रोसेस, वो तो सिंपल है। टोटल लगाने को टोटलिंग ही कहते हैं, लेकिन सब्सिडरी बुक के टोटल को कास्टिंग है। लिखने को सब्सिडरी बुक में लिखने को बोलते हैं एंट्री। इसलिए कई बार आप रेक्टिफिकेशन में पढ़ते भी थे, रेक्टिफिकेशन में आप पढ़ते भी थे, परचेज ऑफ रूपीज 200 एंटर्ड इन सेल्स बुक। एंटर्ड वर्ड यूज होता था वहां पे, आप वहां ध्यान देंगे तो आएगा। अभी इंटर में जब आप रेक्टिफिकेशन पढ़ोगे तो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है आपका, लेकिन और उसको इंप्रूव तरीके से, इंप्रूव नहीं बोलूंगा, थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे फाउंडेशन से इंटर में। ठीक है? चलिए, सिलेबस का डिस्कशन भी मैं करूंगा, टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। जनरली पहली क्लास में वो टाइम वेस्टेज लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो क्या, मैं वही की वही बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स है तो आप भी पढ़ सकते हो, ये टॉपिक्स है उसमें क्या है ना। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वो सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहली क्लास इस बात को लेकर है, पढ़ना कैसे, ठीक है ना।